हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। दूसरे सेशन का एंड हो चुका है, टी हो चुकी है और टी पे कुछ ऐसे हैं कि 370 रन की इंडिया के पास लीड है, 4 विकेट अभी भी हाथ में है। शुभमन गिल के लिए याद करिए भाई, फाइनली जो है रन आ गए, 100 आ गया, बड़ा अच्छा शॉट था। कहीं ना कहीं वो उसकी लेग स्टम्प जो पैर की लाइन है उस पर डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से वो जो पैच सा बना हुआ है, रफ सा बना हुआ है, उसको यूज़ करें, लेकिन वहाँ से ही शुभमन गिल ने जो है एक ही ओवर में रेहान अहमद के 14 रन निकल के एक तो सामने बड़ा अच्छा रख के छक्का दिया। इसके अलावा फिर एक स्लॉक स्वीप का फाइन खेल दिया, वहाँ से चौका आ गया। एक वो फ्रंट लेग पे जिस तरीके से वो फ्लिक करता है, बहुत देखो उसके हैंड्स जो है, मतलब बॉटम हैंड का उसकी पावर जनरेट होती है वहाँ से, हार्ड हैंड्स के साथ जब वो खेलता है तो जब टाइमिंग होती है बड़ा अच्छा लगता है। कट भी मारे कुछ, मतलब ऑब्वियसली फाइन भी खेला। यू नो बैक मतलब फीट मूवमेंट है शुभमन गिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और इसके अलावा टाइमिंग, पावर, वो सारी चीज़ें शुभमन गिल के अंदर हैं। और जब खेल रहा हो, फॉर्म में हो, तो शुभमन गिल ऑब्वियसली एलिगेंट जो है वो लगता है, ड्राइव्स भी लगती हैं। इसके अलावा वो ये कि जेम्स एंडरसन के अगेंस्ट ऑब्वियसली शुरुआत में थोड़ी परेशानी रही। एक वो टॉम हार्टली के अगेंस्ट भी पैड पे खा लिया था, अंपायर जो इरास्मस थे उन्होंने नॉट आउट दिया। उसके बाद मौका मिला शुभमन गिल को, और शुभमन गिल ने उस मौके को कैश इन किया, 100 कंप्लीट करा अपना। बट वो है कि वो जो टॉम हार्टली की बॉल पे जो रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गया, बेन स्टोक्स ने भी थोड़ी चैलेंजिंग फील्ड लगाई, सारे फील्डर क्लोजिंग फील्ड ले ली थी। अपना ये शॉर्ट मिड विकेट ले लिया था, एक सिली मिड ऑफ ले लिया था। तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो उसे ललचा रहा था कि मतलब ये सॉरी स्लिम मिड ऑन लेके शॉर्ट मिड विकेट लेके उसे ललचा रहा था कि यार ऑफ साइड की तरफ गैप है, वहाँ की तरफ उस तरफ मारने के लिए देख। और शुभमन गिल ऑब्वियसली रिवर्स करने के लिए गया और वहाँ पर अपनी विकेट गवा दी। 104 रन बन चुके थे यार, थोड़ा और लंबा खेल लेता, जब इतना क्रिटिसिज्म हुआ है तो एक बड़ा 100 कर ले, उस चीज़ को थोड़ा सा और कम कर दे। पर अच्छा है, वही मैंने कहा था कि देखो फील्डिंग इन्होंने करी है बड़ी अच्छी, शुभमन गिल ने फील्डिंग कैचेस वगैरह बड़ी अच्छी हुई थी। तो मैं यही चीज़ कह के गया था कि शायद जो है फील्डिंग में एफर्ट जो देखने के लिए मिला है, फील्डिंग में जो एक्यूरेसी एफिशिएंसी देखने के लिए मिली है, शायद वो चीज़ उसकी बैटिंग में ट्रांसफर हो। और आज हमें देखने के लिए मिला कि एट द एंड वही है कि यार आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं से टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो, और फिर वहाँ से शुभमन गिल ने 100 जो है वो कंप्लीट करा, अच्छी बात है यार। अब ये है कि इंडिया, आई थिंक वो अक्षय पटेल वाली विकेट ना वो अननेसेसरी गिरी, और शुभमन गिल की, चलो अक्षय पटेल का तो वो डिसमिसल था, लेकिन शुभमन गिल ने यार ज़बरदस्ती में वो रिवर्स स्वीप खेला, वी में भी खेल के रन आ रहे थे। ये लोग ना, ये मैं बता रहा हूँ, इनके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉम हार्टली, ये रेहान अहमद, ये बशीर, ये आपको बनी बनाई बॉलें देंगे, आपके हाफ ट्रैकर भी देंगे आपको, या आपके मुंह के अंदर भी बॉल रख देंगे कि तू ले मेरे को प्यारी ड्राइव्स मार। अक्षय पटेल ने भी यार आज अच्छी बैटिंग करी, 45 रन बनाए। मेन चीज़ ये है कि जब पार्टनरशिप चल रही थी शुभमन गिल के साथ, सो मेरिट के ऊपर खेला अक्षर ने, और मेक श्योर करा कि यार मैं शुभमन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दूँ। बाकी वो ये कि जो एक सिंगल डिनाई कर दिया उसको, भरत को, तो फिर उस पर्टिकुलर बॉल के ऊपर टॉम हार्टली ने डाली और वो नीचे रही। अच्छा ये साइंस अच्छी है यार, पिच के ऊपर बॉल नीचे रह रही है, क्योंकि चौथी बैटिंग हमने तो करनी ही नहीं है। रन अच्छे खासे लग गए, लेकिन इंडिया का फोकस ये होना चाहिए कि यार अगले सेशन में कम से कम कोशिश होना कि यार जितना लंबा बैटिंग कर सके करें। भरत को भी ज़रूरत है कि अश्विन के साथ अब मिलके जो है, अश्विन खिलाता रहेगा उसे, कोशिश करेगा अश्विन के साथ एक पार्टनरशिप लगाए यहाँ से, क्योंकि अगर ये अश्विन और ये भरत की पार्टनरशिप ने भी 400 क्रॉस कर लिए, ये लोग फिर फ्रस्ट्रेट होना शुरू होंगे। फिर एक पॉइंट आएगा कि जैसे मैं बोल के गया था कि इस वाले पर्टिकुलर सेशन में भी अगर शुभमन गिल और अक्षय पटेल एक पार्टनरशिप बना लेते हैं, उसके बाद यार इन लोगों की जो बॉलिंग अटैक है ना, इन लोगों से 4 बॉल एक जगह नहीं डलती तो उनसे नहीं डलती भाई। ये लोग देते हैं आपको रन, अपने आप बना के देंगे। बस वही कि अपने पहले सिंगल डबल कर लो इस वाले सेशन में भी, 30-40 रन यहाँ से इकट्ठे करो, 30 रन इकट्ठे करो, 400 पहुँच जाओ। उसके बाद आराम से तुम्हें ये वो वाली बॉलें देंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लिए बिना भी वी में खेल के या फिर इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेल के भी रन बन जाएंगे। तो वो वाला पॉइंट है। अक्षय पटेल जो है पैर अक्रॉस चले गया, फ्लिक करना चाह रहा था लेग साइड की तरफ, मतलब, और वो बॉल बिल्कुल नीचे रही। तो ये है कि यहाँ पे बॉल नीचे रह रही है, एब्सोल्यूट फोकस आपका हो तो ठीक है, वरना तो भाई मुश्किल है यहाँ पे खेलना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यार रेहान अहमद से तो अपनी लाइन ही नहीं पकड़ी जा रही। वो कभी ड्राइव्स की बॉल दे देता है, कभी पैर के ऊपर बॉल दे देता है, कभी जो है वो हाफ ट्रैकर डाल देता है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी बेन स्टोक्स की यार तारीफ करनी पड़ेगी। एज अ कैप्टन वो कभी भी गेम को मरने नहीं देता कि यार खड़े हुए हैं अपने आप हो जाएगा, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है। वही अभी केएस भरत के सामने भी ये था, सामने कोई भी फील्डर नहीं था। अगर हम बात करें तो ये सिली मिड ऑफ ले लिया, और इसके अलावा अगर बात करें तो एक मिड ऑफ को फील्डर रख लिया, एक जो है
अंदर बुला लिया, ये अपना शॉर्ट कवर बुला लिया, इसके अलावा एक पॉइंट पे फील्डर रख दिया। तो वही कि मतलब कोशिश वही थी कि ऑफ साइड घेर लें और लेग साइड घेर लें, फिर सामने लग जाए तो लग जाए। और टॉम हार्टली द काइंड सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट बॉलर ही इज़। फिर एक ऑन ड्राइव भी पड़ी फिर उसको, अगर हम बात करें केएस भरत की, आगे पड़ी हुई मुंह पे बॉल थी, केएस ने हल्का सा बल्ला निकाल के वो चौका रख दिया। तो वो वाला पॉइंट है। अब देखते हैं कि ये वाली जो फील्डिंग लगा रहा है बेन स्टोक्स, अगर इसमें रन तो मारने के चांसेस रहते हैं ऑब्वियसली, विकेट के तो अटैकिंग फील्ड है तो विकेट के चांसेस भी हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि 370 रन बन चुके हैं, क्लोज टू 400, सो वो टारगेट फोर्थ इनिंग में चेस तो इंग्लैंड को ही करना है। तो ये देखना होगा कि ये जो अटैकिंग फील्ड के साथ बेन स्टोक्स टैकल करना चाह रहा है, इस लीड को रोकना चाह रहा है, तो क्या अगर वो अटैक मोड पे अगर रन पड़ने शुरू होते हैं, जो कि चांसेस है क्योंकि इनके बॉलर्स के पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फॉर हाउ लॉन्ग बेन स्टोक्स जो है इस फील्ड को मेंटेन कर पाएंगे। करेज के ऊपर भी बात आ जाती है आपके, उसके ऊपर भी बात आ जाती है कि यार फिर एक फाइन लाइन भी आ जाती है कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, या फिर ये करेज है, या फिर ये अटैक है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, वैसे ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है बैटिंग के लिए। द ओनली प्रॉब्लम, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रही, ओनली जो प्रॉब्लम यहाँ पे रह रही है वो ये है कि फास्ट बॉलर एक तो आपको शुरुआत में तंग करेंगे। पुरानी बॉल से अगर रिवर्स कर सकता है फास्ट बॉलर, जान लगा सकता है, तो वो तंग करेगा। बाकी कुछ बॉल्स जो है वो पड़ के नीचे रह रही हैं। देखो, ड्राइविंग लेंथ पे जो बॉल आ रही है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं हल्की सी भी शॉट है तो पीछे जाके आप कट मार सकते हो, उस सेंस में कि बिल्कुल ही वो विकेट पे ना खत्म हो रही हो, क्योंकि वो अगर वो नीचे रही वहां से तो सीधे सीधे फिर विकेटों में जाके लगेगी और फिर आप आउट हो जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पिक भी अगर हम कर रहे हैं इस पिच के ऊपर, ऐसी पिच के ऊपर, तो वही है कि पीछे जाके थोड़ा सा स्टंप की लाइन में ना हो, वहाँ से आप कट करने के लिए देखो। हालांकि उसमें भी अगर हम बात करें रजत पाटीदार इसी तरीके से आउट हो गए थे, वो थी नहीं स्टंप की लाइन में उतना, लेकिन वो बैठ गई और नीचे से एज लग के आउट हो गया। श्रेयस अय्यर भी फर्स्ट इनिंग में इस तरीके से आउट हुआ था, बॉल नीचे रही। तो जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस कर रहा है, उन बॉल्स की क्वांटिटी जो कि नीचे रह रही है, वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो वो चीज़ एक ट्रबल है, और ट्रबल ये है कि मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड को हमने शुरुआत में वो किक स्टार्ट नहीं लेने दिया ना, तो आई थिंक 350 भी उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अभी यहाँ से 370 हो चुके हैं, 50 रन तो मरे से मरा यहाँ से जुड़ेगा। 420 का वो टोटल इंग्लैंड के लिए टू गुड हो जाएगा। अगर ऊपर से जसप्रीत बुमराह या फिर मुकेश कुमार, देखते हैं कितने कितने ओवर का स्पेल दिया जाता है इन्हें, या फिर रोहित जो है कुलदीप को जल्दी इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अश्विन भी है, अक्षर भी है, लेकिन वो ये कि इंग्लैंड को जो एक स्टार्ट मिल जाता है ना यार जल्दी, वो क्विक स्टार्ट 50 60 70 रन का या 80 रन का 90 रन का, तो वहाँ से इनका एक मोमेंटम बन जाता है। अगर शुरुआत में हम इनकी अर्ली ऑन विकेटें ले लें, जो कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यार 3 इनिंग ये खेल चुके हैं और हर बार इनको 50 से ऊपर का एक क्विक स्टार्ट ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो अब यहीं से देखने की ज़रूरत है कि क्या हम 50 से पहले इनकी पार्टनरशिप ब्रेक कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट ना मिले, मेन चीज़ ये है कि जैक क्रॉली और बेन डकैट जो है, क्या इनको हम 50 से पहले पवेलियन भिजवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हमने कर लिया तो फिर तो ये बैठ जाएंगे, क्योंकि रूट के अभी तक रन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉनी बेस्टो, च्युइंगम बहुत चबाता है, वो वजन भी उसका ज़्यादा, लेकिन पिच के ऊपर टिकना उसके बस की नहीं हो रहा। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि ये जो फर्स्ट इनिंग थी इंग्लैंड की, वहाँ पर जॉनी बेस्टो को रन भी आ गए थे, और फिर उसके बाद वही बुमराह ने आगे डाली हुई बॉल, और भाई साहब गए ड्राइव मारने के लिए, और प्रॉपर मतलब हार्ड हैंड के साथ, और क्या एज लगती है, और बढ़िया कैच पकड़ा शुभमन गिल ने। तो वही सही चीज़ें देखनी है। अभी भी इस पिच के अंदर रन हैं, बस ये है कि केएस भरत यार, मतलब यार ये बंदा ना बहुत ज़्यादा दबके खेलता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, उसके पास है सारे शॉट्स, ये है इसके पास, मतलब मार देता है ये, ऐसा नहीं है कि इसके पास शॉट्स वगैरह नहीं है। कीपर भी बड़ा अच्छा है, पर थोड़ा सा ये दबके खेलता है। अब फर्स्ट इनिंग में भी इसने ज़बरदस्ती का तीर ले लिया था ना, क्लोज ऑफ डेज प्ले है, रुक जा भाई, तुझे पॉइंट पे कट मार के जो है कैच देकर आउट होना था। अब देखते हैं, शुभमन के पीछे रन आ गए, अच्छी बात है यार, लंबी सीरीज है। अब वो ज़बरदस्ती का बैगेज नहीं रहेगा जब तीसरे मैच में बैटिंग करने के लिए आएगा कि यार मेरे तो रन ही नहीं है, मेरे पीछे 100 ही नहीं है, मेरे पीछे तो वो लगा हुआ है, मेरे पीछे ये लगा हुआ है। आई थिंक यार अभी मुझे लगता है कि श्रेयस के साथ ये मैनेजमेंट जो है, अनलेस एंड अनटिल आप थर्ड मैच जो है वहाँ पर ये मैच का रिजल्ट इंडिया के फेवर में नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता कि शायद केएल राहुल अंदर आ जाए वापस। बाकी अगर मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर मुझे नहीं लगता कि टीम से बाहर जाएंगे, अभी उनको और मौका दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपके ऊपर है भाई, इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर भी लो, वैसे कोई बहुत गलत डिसीजन होगा भी नहीं। श्रेयस अय्यर के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन पता नहीं वो टेम्परामेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे।
मतलब 36 रन 29 रन यार आप करके ऐसे खुश हो जाते हो, और फिर वही निकल के अबे यार मतलब वही ड्रामेबाजी यार, जब आराम से रन आ रहे हैं, ग्राउंडेड शॉट्स के साथ रन आ रहे हैं, ठीक है, कट में भी आपको चौका दे रहे हैं, वो ये कोई वो बॉलर थोड़ी ना है जो कि यार पूरे दिन आपको कंसिस्टेंटली को सेटअप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घंटा ही सेटअप करेंगे, इनसे 4 बॉल एक जगह डलती नहीं है। वही उसी सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर ने भी आज अपनी विकेट फेंकी है, शुभमन गिल के साथ खेलता रहता, उसको भी 100 हो जाता, एटलीस्ट लेट 80s या 90s का भी स्कोर आ जाता, 70s में भी आउट होता या 50 भी कर लेता, चलो अपना कुछ तो इसके पास दिखाने के लिए होता। भाई साहब 29 रन करे और चलते बने। 64 ओवर में अब तक 227 रन बन चुके हैं, 6 विकेटें गिर चुकी हैं। इस सेशन में अक्षर पटेल की तो बेफालतू की विकेट गिर गई, और शुभमन गिल ने भी ज़बरदस्ती अपनी विकेट दी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नहीं रहा था। बेन स्टोक्स ने चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश करी, और उसके बाद शुभमन को भी 100 हो ही गया था भाई साहब का, तो उन्होंने कहा कि यार चलो तू भी फोर्स कर रहा था, मैं भी फोर्स कर देता हूँ चीज़ों को। 2 छक्के मारे शुभमन गिल ने, 11 चौके मारे हैं, 70.75 का स्ट्राइक रेट है, तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, और इंडिया को इस वाले सेशन के अंदर जिस तरीके से रन चाहिए थे वो शुभमन गिल ने करके दिए हैं। देखो शुभमन गिल के ऊपर क्रिटिसिज्म जो हुआ बिल्कुल ठीक था, बट अब रन आ गए हैं तो ठीक है यार, जितनी भी नेगेटिविटी है ख़त्म करो उसे। आगे जाकर ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा शुभमन गिल का भी इस सीरीज़ में, क्योंकि अभी है तो यार मतलब 3 मैचेस और पड़े हैं, 6 इनिंग्स पड़ी हैं, तो उसका मतलब अच्छा खासा मौका है, 200 और लगाने का मौका कम से कम होगा 6 में। इतना अगर आपकी फॉर्म लगी हो और पिचेस अगर इसी तरीके की अच्छी ट्रैक्स मिलेंगे, जैसे ये वाला ट्रैक मिला, या फिर हैदराबाद का भी ट्रैक ठीक था, अगर आप वहाँ पे टिक जाते थोड़ी देर तो वहाँ पे भी रन कर सकते थे, तो इसी तरीके के अच्छे बैटिंग ट्रैक्स मिलेंगे जहाँ पे बॉलर्स के लिए भी है, बैटर के लिए भी है, अप्लाई करके आप रन कर सकते हो, तो वहाँ पर तो फिर आपका एक्सक्यूज़ नहीं चलता ना कि यार पिच आपने गड्ढा बना दिया और ये सारी चीज़ें। तो देखो मैं तो पहले ही कह रहा था कि अगर आप पिचेस अच्छी दोगे थोड़ी बहुत, इस सीरीज़ से पहले ही मैंने बात करी थी कि अगर आप पिचेस ऐसे दोगे कि आपके बैट्समैन को भी थोड़ा फेवर हो, तो रन्स तो आते हुए दिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जायसवाल ने भी हमने देखा 209 रन उसने कर दिए, अब फर्स्ट इनिंग में तो सबके पास ही मौका था, जिसने अपना फेंक दिया तो भाई वो आउट होकर चले गया। तो यही है कि इस तरीके की पिचेस दे दो जहाँ पर हमारे बैट्समैन भी रन कर लें। आज शुभमन गिल ने सारे वही तो शॉट्स मारे जो थ्रू द लाइन मारने वाले होते हैं, मतलब टांग रख के जो है स्क्वायर लेग की तरफ मार दिया, फाइन लेग की तरफ मार दिया, या फिर आगे निकल के वी में मार दिया, सीधा मार दिया, ड्राइव कर दी, पीछे स्क्वायर कट मार दिया, तो वही सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं शुभमन गिल की बैटिंग में। और यही बैटिंग है शुभमन गिल की कि स्वीप अच्छा खेल लेता है, स्लॉक स्वीप, या फिर निकल के मारता है, कट अच्छा मार लेता है, ठीक है, इसके अलावा ड्राइव्स बड़ी अच्छी हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं पिचेस पे होती है जहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर टर्न ना हो, थोड़ा सा आपको बाउंस का जजमेंट हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो बाउंस में, और वहाँ पर इस तरीके की बैटिंग चलती है। और वहाँ शुभमन गिल को जब आपने अपॉर्चुनिटी दी कि यार थोड़ा अच्छा बैटिंग ट्रैक हम बनाएंगे, और बॉलर्स के लिए भी उसमें होगा, फास्ट बॉलर्स के लिए अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं ना कहीं विकेट ले सकते हो, और फिर वहाँ से फिर बेनिफिशियल भी रहा टीम, दोनों ही टीमों के लिए। इंग्लैंड से भी अगर मैं बात करूँ, जैक रॉली ने अच्छे तेज़ रन करे, बाकी सब ये कर नहीं पाए, या फिर बुमराह ने करने नहीं दिए भाई। वो अब तक भी वो यॉर्कर जो मारा है ना ओली पोप ने, जसप्रीत बुमराह को, ओली पोप को, क्या यॉर्कर था यार, वो अभी भी दिमाग में चल रहा है कि भाई कहाँ से वो बॉल अंदर आती चली गई, और फिर वो होता है ना, वो खेलते हैं क्या कहते हैं उसे, अरे यार वो बड़ी सी बॉल देके मारते हैं, मुझे ना गेम का नाम ही भूल गया, जो भी है मतलब कहने का बात है कि उसी तरीके से जैसे वहाँ पे गिर जाती हैं वो बॉटल्स होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बॉल गेम जो होता है, हाँ, तो वो वाला पॉइंट है कि उसी तरीके की विकेट ली थी। बुमराह कहीं ना कहीं एक्साइटेड होगा यार, बुमराह को रेस्ट करने का भी टाइम ठीक ठाक मिल गया कि बैटिंग थोड़ी सी और लंबी कर लो यार, पिच को थोड़ा सा और गंदा करो, मेक श्योर करो कि हमारे स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ हो, वहाँ पे रफ क्रिएट कर दो, जब तक बैटिंग कर रहे हो थोड़ा लंबे बैटिंग कर लो यार, आज तो पूरे दिन बैटिंग कर लो यार। अब आखिरी सेशन है, 4 विकेटें अगर हमारी नहीं गिरती हैं तो कम मरे से मरा भी अगर हम बात करूँ मैं, कितने 30 ओवर हो जाएंगे, 28 तो होंगे कम से कम भी, 30-28 ओवर होंगे, और वहाँ पर अगर हम 3 के रन रेट से भी खेलते हैं तो 90 समथिंग रन तो आ ही जाएंगे ओवरऑल, कुल 90 समथिंग रन आ ही जाएंगे, और विकेट नहीं गिरती है ज़्यादा, मतलब दो गिर जाती है, या फिर भरत खेलता रहता है, अश्विन खेलते रहते हैं, तो वो वाला पॉइंट है कि यहाँ से 90 रन की और अगर हमने लीड जोड़ ली तो वो कहीं ना कहीं जाती है 460, मतलब, और 460 की जब आपके पास लीड हो जाएगी तो फिर इंग्लैंड बैकफुट पे होगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है यार, ऐसी फील आ रही है कि जिस तरीके से नए बॉल के साथ एंडरसन ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया यार, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करा, और कहीं ना कहीं मतलब वही वाला पॉइंट है कि एंडरसन ना कभी भी अपनी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कुछ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए नहीं देखता, ना कोई स्लोअर वन, ना कोई बहुत ज़्यादा बाउंसर का यूज़। ठीक है, श्रेयस अय्यर की तो वो काफ़ी एविडेंट सी कमज़ोरी हो जाती है, बाउंसर वो मानता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन है तो सही कहीं ना कहीं, उसको भी पता है। तो वहाँ पर एंडरसन ने बाउंसर्स भी ट्राई करा, लेकिन मेनली उसका वही है कि अगर बॉल से हरकत हो रही है तो वो ऐसा बॉलर नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई करने के लिए जाए। वही क्लासिक बंदा, वही आगे आगे डालूंगा, एक बॉल आगे अवे स्विंगर डाल दूंगा, मुझे ड्राइव मारने जाएगा तो वहाँ पर एज हो जाएगा, आउट हो जाएगा, या फिर वो जो थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज जाके ये एंगल बनाता है कि बॉल ऐसा लग रहा होता है, जो रोहित शर्मा की डिसमिसल था, कि बॉल जो है वो पढ़ के अंदर आएगा और लास्ट मोमेंट में हल्का सा पढ़ के वो बाहर निकलता है। और उसी तरीके से आप एज अ बैटर आप सोचते हो कि यार मैं बॉल के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली आपको पता चलता है कि आप इनसाइड द लाइन खेल चुके हो, तो वो लेट हो जाता है कभी कभार रोहित शर्मा का भी वही डिसमिसल था। बाकी इस इनिंग में अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने तो भाई अपनी विकेट फेंकी है यार, मतलब अगर तुम्हारे रन नहीं आ रहे, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो तू फिर वही हरकतें तुम्हारी बंद नहीं होती कि ले आंखें बंद करो और मार दो, चढ़ाकर और आउट हो जाओ। बेन स्टोक्स ने भी यार जबरदस्त कैच पकड़ी भाई, वो बंदा 14 मीटर भाग गया इस तरीके से, इससे पता चलता है फिटनेस कितनी अच्छी है बेन स्टोक्स की। और आउटफील्ड में एज ए कैप्टन यार, जो उसने जडेजा का भी रन आउट करा था, वो भी आप कह सकते हो कि मैच चेंजिंग रन आउट था वो जडेजा जब उसको फिर हमें बाद में पता चलता उसकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई, वहाँ पे बड़ा अच्छा रन आउट करा था बेन स्टोक्स ने। तो फील्ड में एक्टिव है यार बेन स्टोक्स, वो चीज़ उसके साथ अच्छी लगती है। बाकी अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडिया आएगा अब यहाँ से थोड़ा और बैटिंग करेंगे, एटलीस्ट हम हमारा यहाँ से 50 रन की लीड तो हम लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे पहले इंग्लैंड आउट कर पाएगा। हाँ बिल्कुल ही आँख ब्रेन फ्रेड हो गया और ज़बरदस्ती कोई शॉट या फिर बिल्कुल ही गूगली नहीं पिक हो रही और कुछ भी नहीं हो रहा तो अलग बात है। बाकी इतना भी कुछ स्ट्राइक में मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेन स्टोक्स भी दोबारा से एक स्ट्रेटेजी लेके आएगा, बट ठीक है यार, मतलब अभी देखो अंडर प्रेशर हम नहीं है, अभी भी बेन स्टोक्स ही अंडर प्रेशर है। आप अगर मौका मिले ना बेन स्टोक्स को कि यार यहाँ से पोजीशंस जो है स्विच करने का, तो वो ऑब्वियसली कहेगा कि भाई इंडिया की पोजीशन में मैं आना चाहूँगा। तो ज़बरदस्ती में अपना वो अगर कुछ करना चाह रहा है, वो चीज़ों को फोर्स करना चाह रहा है, तो वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे पता है भाई इतने रन चेज करना ठीक है हमने कर चुके हैं, इतना ईजी नहीं है इन कंडीशंस के अंदर जो बॉल नीचे रह रहा है। तो आई थिंक वो ज़रूरत नहीं कि हम ज़बरदस्ती उसकी गोद में जाके खेलें, जब हमें पता है कि उसकी खुद की वो फटी पड़ी है कि यार अब यहाँ से 370 हो गए, 50 और हो गए 420, नीचे से बीच में मिडिल ऑर्डर में किसी के रन नहीं आ रहे। वो चीज़ें पता है ना यार, बेसबॉल तो ठीक है, एट द एंड आपको टिक के रन तो करने ही पड़ेंगे ना, वो चीज़ थोड़ी ना बदल जाएगी बेसबॉल खेलने से। तो वही अपना यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड करने देखो, वो वहीं से वो जो उसकी फील्ड प्लेसमेंट है वो वहाँ से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि भाई एट द एंड फिर आप स्कोर बोर्ड पे दिमाग रहता है आपका कि यार टिक 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 करके वो जो एक एक रन बनता रहता है, वो दिमाग खराब करता रहता है कैप्टन का। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपके साथ एट द एंड ऑफ डेज प्लेस। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ डेज प्ले इंडिया शायद खेल ही रहा हो, बट ऐसा मतलब ये तो ख्वाहिश है। बाकी अगर इंग्लैंड खेलने आए तो 10 ओवर में अगर उनकी हम 2 पहली विकेटें, स्पेशली ओपनर, और वो फ्लाइंग स्टार्ट ना मिले तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। थैंक यू।